हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी चैनल में। आज का हमारा बुक समरी है रिच डैड पुअर डैड पुस्तक का। तो ये जो पुस्तक है वो लिखी है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। पैसे के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के माता पिता नहीं सिखाते हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आपको नए नए नोटिफिकेशन के वीडियोस मिलते रहे। लोगों के वित्तीय संघर्ष का मुख्य कारण यह है कि उन्होंने स्कूल में कई साल गुजारने के बाद भी पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखा। इसका नतीजा यह होता है कि वे पैसे के लिए काम करना तो सीख जाते हैं, लेकिन यह कभी नहीं सीख पाते कि पैसे उनके लिए किस तरह काम कर सकता है। जो भी इंसान अपने आर्थिक भविष्य की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहता है, उसे रिच डैड पुअर डैड से शुरुआत करनी चाहिए। रिच डैड पुअर डैड हर उस व्यक्ति के लिए एक शुरुआत की तरह है जो अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण चाहता है। इस पुस्तक में कुल मिलाकर 9 चैप्टर्स दिए गए हैं। हम उस 9 चैप्टर को वन बाय वन इस वीडियो में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये बुक समरी। पहला जो चैप्टर है इसका वो है अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। इस चैप्टर में रॉबर्ट टी कियोसाकी हमें समझाते हैं कि ज़्यादातर लोग पैसे के पीछे भागते हैं और पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन जो अमीर सोच वाले लोग होते हैं वो पैसे के लिए कभी काम नहीं करते हैं। वो पैसे को काम पर लगाते हैं और पैसे से पैसा कमाते हैं। इसीलिए इस चैप्टर में अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, यह बात हमें सिखाई गई है। इस चैप्टर में हमें सिखाया गया है कि लोग डर और लोभ की भावनाओं को अपना जीवन चलाने देते हैं। डर की वजह से ही ज़्यादातर लोग नौकरी करते हैं, जिसे बिल ना चुका पाने का डर, नौकरी छूटने का डर, पर्याप्त पैसे ना होने का डर और दोबारा नए सिरे से शुरुआत करने का डर। यह किसी पेशे या व्यवसाय को सिखाने और फिर पैसे की खातिर काम करने की कीमत है। ज़्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर वे अपने बॉस पर नाराज़ होते हैं। ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते कि यह उनकी भावनाएं हैं जो उनकी तरफ से सोच रही है। इसीलिए रॉबर्ट टी कियोसाकी यहाँ पे कहते हैं कि हमें पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, लेकिन सीखने के लिए काम करना चाहिए। चलते हैं दूसरे चैप्टर की ओर। चैप्टर 2, उसका नाम है आर्थिक साक्षरता क्यों सिखाए। लेखक इस चैप्टर में समझाते हैं कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा रखते हैं। इस चैप्टर में हमें समझाया गया है कि अमीर लोग संपत्तियां इकट्ठी करते हैं, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं और उन्हें संपत्तियां मानने लगते हैं। आपको संपत्ति और दायित्व का फ़र्क पता होना चाहिए और हमेशा संपत्तियां ही खरीदनी चाहिए, लेकिन उससे पहले दायित्व और संपत्ति क्या है उसका मतलब ठीक से आपको पता होना चाहिए। संपत्ति आपकी जेब में पैसे डालती है और दायित्व आपकी जेब से पैसे बाहर निकालता है। तो यहाँ पर जो पिक्चर दिया गया है उसमें संपत्ति और दायित्व दोनों का पिक्चर दिया गया है। ऊपर का जो हिस्सा है उसमें आय और व्यय इनकम स्टेटमेंट दिया है, और नीचे का जो हिस्सा है संपत्तियां और दायित्व वो बैलेंस शीट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिसके पास संपत्तियां होती है उसके पास संपत्ति में से पैसे आते हैं, आय होती है, यानी कि संपत्तियां आपकी जेब में पैसे डालती है। और सामने की तरफ आप देख सकते हो कि जिसके पास दायित्व है उसके पास से पैसा जाता है, यानी कि
दायित्व आपकी जेब से पैसे कम करता है, आपको खर्च कराता है। तो ये थी संपत्ति और दायित्व का कैश फ्लो की पैटर्न। इसे अपने दिमाग में उतार लेना चाहिए। अब हम देखेंगे कि एक गरीब व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न कैसा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गरीब व्यक्ति जो होता है उसका आय यानी कि इनकम वो वेतन की तरह होता है। उसकी नौकरी में से पैसा आता है और व्यय यानी कि वो जाता है। कहाँ कहाँ पे जाता है? तो टैक्स, किराया, किराना, यातायात और कपड़े के खर्च में। और उसके पास कुछ भी संपत्तियाँ या दायित्व नहीं होते हैं। इसीलिए ये जो पिक्चर दिया गया है उसे हम एक गरीब व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न कह सकते हैं। उसी हिसाब से आप मध्यम वर्ग व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न देख सकते हैं कि उसका वेतन यानी कि इनकम जब आती है तो वो दायित्व खरीदता है, यानी कि कार लोन, होम लोन, स्कूल लोन, कर्ज, क्रेडिट कार्ड्स एक्सेट्रा। और उसका जो ब्याज होता है, उसका जो मॉर्गेज भुगतान, टैक्स, कार लोन का भुगतान, क्रेडिट कार्ड का भुगतान, स्कूल लोन का भुगतान, वो सब भुगतान करने में ही उसका सारा पैसा चला जाता है। तो सबसे ज़्यादा मुसीबत में जो होते हैं वो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं। अब हम देखेंगे दौलतमंद आदमी का कैश फ्लो पैटर्न कैसा होता है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि दौलतमंद आदमी संपत्तियां खरीदता है, जैसे कि रियल एस्टेट, शेयर, बॉन्ड्स, नोट्स, बौद्धिक संपदा। उसमें से उसको जो आय मिलती है, इनकम होती है, उसे कहते हैं किराए से आमदनी, डिविडेंड, ब्याज, रॉयल्टी एक्सेट्रा। और उसका दायित्व बहुत कम होता है। अमीर और गरीब की सोच में फ़र्क होता है। देखते हैं इस एग्जाम्पल से। अमीर जो होता है वो अपना मकान यानी कि घर होता है उसको दायित्व समझता है, और गरीब जो होता है वो उसको अपनी संपत्ति समझता है। आप सोचेंगे कि कैसे? अगर आपने एक बड़ा सा मकान ले लिया है और उसके अंदर आप रह रहे हो तो वो आपके लिए दायित्व का काम करती है। लेकिन अगर आपने मकान लिया है और उसको किराए पे दे दिया है, भाड़े पे, तो उसमें से इनकम जनरेट होती है, इसीलिए उसको संपत्ति माना जाता है। आइए समझते हैं दूसरे एक पिक्चर के हिसाब से अमीर और गरीब की सोच कैसी होती है। गरीब व्यक्ति जो होता है वो दायित्व बढ़ाता रहता है, और दायित्व बढ़ता है तो उसका व्यय भी बढ़ता है, उसका एक्सपेंस बढ़ता है। उसी हिसाब से अमीर आदमी जो होता है उसकी संपत्तियाँ वो बढ़ाता है, दायित्व कम करता है, तो संपत्तियाँ बढ़ती है, अपने आप आय बढ़ने लगती है और एक्सपेंस कम होता रहता है। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग संपत्तियां खरीदते हैं और गरीब लोग सिर्फ खर्च करते हैं। मध्यम वर्गीय लोग दायित्व खरीदते हैं लेकिन सोचते हैं कि वे संपत्तियां खरीद रहे हैं। आइए चलते हैं तीसरे चैप्टर की ओर, जो है चैप्टर 3, अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। अमीर लोग अपनी संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी लोग अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पैसों की तंगी का प्रायः सबसे स्पष्ट कारण यह होता है कि लोग जिंदगी भर किसी दूसरे के लिए काम करते रहते हैं। अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दो। दिन की नौकरी करते रहे लेकिन दायित्व नहीं, असली संपत्तियां खरीदना शुरू कर दो। चलिए चलते हैं चैप्टर 4 की ओर। चैप्टर 4 है टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की शक्ति। अमीर लोग जो होते हैं वो खेल को चतुराई से खेलते हैं और कॉरपोरेशंस और मार्केट से पैसे कमाते हैं, जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है।
इस चैप्टर में रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं, अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप शक्ति अपने नियोक्ता के हवाले कर देते हैं। अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो आप शक्ति अपने पास रखते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि कॉरपोरेशंस वाले बिजनेस मालिक पहले कमाते हैं, उसमें से खर्च करते हैं, बाद में टैक्स चुकाते हैं, जबकि कॉरपोरेट्स के लिए काम करने वाले कर्मचारी कमाते हैं, टैक्स चुकाते हैं और बाद में वो खर्च करते हैं। इसीलिए लेखक ऐसा कहते हैं कि मेरी सलाह है कि आप अपनी संपत्तियों और कारोबारों के चारों तरफ कॉरपोरेशंस के सुरक्षा कवच में बारे में सीखें और इसे अपनी सफल वित्तीय रणनीति का हिस्सा बना लें। चलिए चलते हैं चैप्टर 5 की ओर। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। संसार में अक्सर चतुर नहीं, साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में लेखक हमें सिखाते हैं कि हमारा दिमाग हमारे पास मौजूद सबसे शक्तिशाली संपत्ति है। अगर इसे अच्छी तरह प्रशिक्षित कर दिया जाए तो यह भारी दौलत उत्पन्न कर सकता है। लेखक इस पुस्तक में 2 ऑप्शंस देते हैं, उनमें से आपको कौन सा मुश्किल लगता है, ध्यान से सुनिए। कड़ी मेहनत करें और 50% टैक्स चुकाए, जो बचता है उसे बचाए, उस बचत पर 5% ब्याज कमाती है जिस पर फिर एक बार टैक्स लगता है। और दूसरा है, अपनी वित्तीय बुद्धि को बढ़ाने का समय निकालें और अपने दिमाग और संपत्ति वाले कॉलम की शक्ति का दोहन करें। तो सबका जवाब वही होगा कि अपनी वित्तीय बुद्धि को बढ़ाने का समय निकालना चाहिए और संपत्ति वाला कॉलम हमें आगे बढ़ाना चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी इस चैप्टर में बताते हैं कि मार्केट जो है यह जुआ नहीं है, बशर्ते आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो, और यह जुआ है अगर आप किसी सौदे में पैसे फेंक रहे हो और प्रार्थना कर रहे हो। वो यह भी बताते हैं कि बेहतरीन अवसर आँखों से नहीं दिखते हैं, वे तो दिमाग से देखे जाते हैं। लेखक कहते हैं, कोई ऐसा अवसर खोजे जिसे बाकी सभी ने नज़रअंदाज कर दिया हो। और हमेशा याद रखिए, चतुर लोगों को संगठित कीजिए। बुद्धिमान लोग वे होते हैं जो अपने से ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति के साथ काम करते हैं या उसकी सेवा लेते हैं। जब भी आपको सलाह की ज़रूरत हो तो अपने सलाहकार समझदारी से चुनें। चलिए चलते हैं चैप्टर 6 की ओर। चैप्टर 6 है, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। गरीब लोग जो होते हैं वो सिर्फ नौकरी करते हैं और पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग जो होते हैं वो सीखने के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। लेखक यहाँ पे ऐसा भी बताते हैं कि नौकरी बस दिवालियेपन से कुछ ऊपर का नाम है। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं, सफलता के लिए प्रबंधन की जिन मुख्य योग्यताओं की ज़रूरत होती है वो ये 3 है: कैश फ्लो का प्रबंधन, सिस्टम का प्रबंधन और लोगों का प्रबंधन। चलिए चलते हैं चैप्टर 7 की ओर। बाधाओं को पार करना। किसी अमीर आदमी और किसी गरीब आदमी के बीच के मूलभूत अंतर यही होता है कि वे डर से मुकाबला कैसे करते हैं। जब लोग अध्ययन करके वित्तीय साक्षरता तो सीख लेते हैं, इसके बाद भी वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र बनने की राह में कई बाधाएं आ सकती है। 5 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से वित्तीय दृष्टि के साक्षर लोग संपत्ति वाले कॉलम को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते हैं कि उससे भारी कैश फ्लो उत्पन्न हो। ये 5 कारण डर, निराशावाद, आलस, बुरी आदतें और अहंकार है। ज़्यादातर लोग वित्तीय दृष्टि के लिए नहीं जीत पाते क्योंकि पैसे गंवाने का दर्द अमीर बनने की खुशी से कहीं ज़्यादा होता है। असफलताएं
विजेताओं को प्रेरित करती है और असफलताएं पराजितों के हौसले पस्त कर देती है। इस पुस्तक में अमीर डैडी का मानना था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता शब्द आपके दिमाग को बंद कर देता है। मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ से संभावनाओं, रोमांच और सपनों का द्वार खुल जाता है। यही सोच होती है अमीर और गरीब की। चलते हैं चैप्टर 8 की ओर। शुरुआत करना। हर जगह सोना बिखरा पड़ा है। ज़्यादातर लोगों के पास इसे देखने का प्रशिक्षण नहीं है। इस चैप्टर को लेखक हमें 5 पॉइंट्स में समझाते हैं। वास्तविकता से बड़े कारण खोजिए, उसे आत्मा की शक्ति बोलते हैं। दूसरा है दैनिक विकल्प चुने, चयन की शक्ति। तीसरा है मित्र सावधानी से चुने, मित्रता की शक्ति। चौथा है किसी फॉर्मूले में महारत हासिल करें और फिर एक नया फार्मूला सीखे, यानी कि जल्दी सीखने की शक्ति। और पांचवा है खुद को सबसे पहले पैसे दे, आत्म अनुशासन की शक्ति। जो लोग खुद को सबसे पहले पैसे देते हैं वो लोग अपनी संपत्तियां खरीदते हैं और उसमें से इनकम जनरेट करते हैं और उसमें से ही खर्च करते हैं। और जो लोग पहले बाकी हर व्यक्ति को सबसे पहले पैसे देते हैं वो लोग पैसे तो कमाते हैं लेकिन उसका एक्सपेंस और खर्च में ही पैसा चला जाता है, लेकिन वो संपत्तियां नहीं खरीद पाते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं चैप्टर 9 की ओर। और ज़्यादा चाहिए तो यह करें। आप जो कर रहे हैं उसे करना बंद कर दे। दूसरे शब्दों में अवकाश ले और आकलन करें कि क्या कारगर है और क्या कारगर नहीं है। पागलपन की परिभाषा यही है कि आप वही चीज़ बार बार करते चले जाए और अलग परिणामों की अपेक्षा करें। जो कारगर या सफल नहीं हो रहा है उसे छोड़ दे और किसी नई चीज़ को तलाश करें। नए विचारों की तलाश करें। निवेश संबंधी नए विचारों के लिए अलग अलग बुक्स पढ़े और पुस्तकें खोजें और फॉर्मूला अपनाएं। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो वह काम कर चुका हो जो आप काम करना चाहते हो, ताकि आपको उससे ज़्यादा अच्छी सलाह मिल पाए। कक्षाओं में जाए, पढ़े और सेमिनारों में जाए ताकि आपको ज़्यादा नॉलेज मिले। अखबार पढ़े, इंटरनेट पे जाए, वीडियोस देखे, बहुत सारे प्रस्ताव दे। सभी बाज़ारों में अच्छे सौदों की तलाश करें। अच्छे सौदों की तलाश सही जगह पर करें। बड़ा सोचे, इतिहास से सीखे। सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। आपको कर्म करना होगा, तभी आपको वित्तीय पुरस्कार मिल सकते हैं। इसी समय पर काम करें। प्यारे दोस्तों, मेरे जीवन में ये पुस्तक जब से आई तब से बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है और मेरा संपत्ति वाला कॉलम बढ़ने लगा है और मुझे ये किताब बहुत अच्छी लगी है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे जल्दी से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसी तरह की नई नई बुक्स के वीडियोस सुनने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।